बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ का एक बयान आज नज़र से गुज़रा है, सुनने का मौका मिला। वो अपने कारनामे गिनवा रहे हैं। मैंने 2013 से 2017 तक पाकिस्तान को आसमानों पर पहुंचा दिया था। इंडिया से ताल्लुकात बड़े अच्छे कर दिए थे। मेरे दौर में 2 इंडियन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आए और मैंने फ़लाँ मुल्क से ताल्लुकात अच्छे करने हैं, फ़लाँ से करने हैं। CPEC भी चाइना ने मुझे एक गिफ्ट दिया था। मुझे चीनी सदर ने कहा था कि ये आपके लिए गिफ्ट है CPEC। अब मेरे बाद उनके साथ ताल्लुकात ख़राब कर दिए गए और इंडिया से ताल्लुकात हमारे अभी तक ख़राब हैं, तो हमारा मुल्क तरक्की कैसे करेगा। मियाँ साहब को इंडिया से ताल्लुकात की ज़्यादा फ़िक्र है। मियाँ साहब इंडिया वाले कहते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट है मियाँ नवाज शरीफ। हमने मियाँ नवाज शरीफ पे बहुत पैसा लगाया है। यहाँ जब आपके मामलात इस्टेब्लिशमेंट से ख़राब हुए पाक फ़ौज से, तो उसकी वजह भी आपकी इंडियन ताल्लुकात ही थे। आपने कश्मीरियों को, कश्मीरी मुजाहिदीन को तो इंडिया में जाके मिलने से इनकार कर दिया, लेकिन आपने बिज़नेस पार्टनर जो थे उनसे आपने खुफिया मुलाकातें की। वज़ीर आज़म होते हुए आप इंडियन ओहदेदारों से, इंडियन हुक्मरानों से खुफिया मुलाकातें करते थे। क्या आपका ज़हन ये है कि उनकी ख़बर नहीं थी, हमारी एजेंसियों को पता नहीं चलता था? तो आपने पूछा कि मैं 3 दफ़ा मुझे क्यों हटाया गया, मुझे क्यों निकाला गया। तो आपको निकालने की मेन वजह यही बनती थी कि आप जब भी आते थे पाकिस्तान का इंडिया से सौदा करने की कोशिश करते थे कि पाकिस्तान को इंडिया के हाथों बेच दिया जाए। आप इंडिया के आगे लेटे हुए थे। पाकिस्तानी अवाम किसी सूरत भी ये बात कबूल नहीं करते और इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए हमारे एजेंसियाँ या हमारी इस्टेब्लिशमेंट आपको कान से पकड़ के निकालती रही। तो अब जब आप आए हैं उसी इस्टेब्लिशमेंट से मामला तय करके, तो अब आप पूछ ही लेते कि मुझे 93 में क्यों निकाला था, मुझे 99 में क्यों निकाला था, मुझे 2017 में क्यों निकाला था। तो मैं अब आपके चक्कर में नहीं आऊँगा, आप इतना ही कर लेते। लेकिन उस वक्त तो आप पस्ती और ज़िल्लत की हर इंतहा को छू रहे थे कि किसी तरह इक़्तिदार मिल जाए और इन मुक़द्दमात से निजात मिल जाए। ये सारी गारंटियाँ आप लेके पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं। अब आपको वैसे ये पूछते हुए ही थोड़ी बहुत शर्म और हया आनी चाहिए कि मुझे क्यों निकाला। पता आपको है और आप फिर वही बात साथ कर रहे हैं। इंडिया के साथ ताल्लुकात कौन चाहता है कि अपने हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात अच्छे ना हों, लेकिन जो मुल्क दहशतगर्दी ख़ुद करवाए और इल्ज़ाम अपने हमसाए पे लगाए, उस मुल्क से आप कहाँ तक ताल्लुकात बेहतर बना सकते हैं। आपने वो बम्बई हमलों का ज़िम्मेदार भी पाकिस्तान को ठहरा दिया, बल्कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को ठहरा दिया। आप वज़ीर आज़म होते हुए पाकिस्तान पे, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पे इल्ज़ाम आयद करते रहे। तो फिर आपका क्या ख्याल, तो क्या आपको फूलों के हार पहनाए जाते, आपके आगे हाथ बांध के सारे इदारे खड़े रहते कि आप जो चाहें पाकिस्तान के साथ करें। आपने जो कुछ किया फिर आपको उसका सिला मियाँ साहब मिल गया। और जो उस वक्त गैरतमंद जर्नैल थे, उन्होंने कान से पकड़ के आपको बाहर निकाल दिया। हुआ ये है कि यहाँ जो गैरतमंद जर्नैल थे, उनको तो समझ आ चुकी थी कि आप पाकिस्तान के साथ क्या करना चाहते हैं, पाकिस्तान को किधर ले जाना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोगों को शायद ये भूल जाता है 2-4 साल बाद। उनको भी शायद अल्लाह करे समझ आ जाए कि आपकी असल क्या है, आप करना क्या चाहते हैं। और आप अंदर से कुछ हैं, ऊपर से कुछ हैं। आप ने तमाम सियासी जमातों की किरदार कुशी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हत्ता कि बेनज़ीर भुट्टो, नुसरत भुट्टो और
दीगर कायदीन के ख़िलाफ़ भी जो बेहुदा इल्ज़ाम आप लगा सके आपने लगवाया। इसके लिए आपने बाकायदा अब बहुत सारे सहाफ़ी हायर किए हुए थे, बहुत सारे मुफ्तखोर लिफाफे आपने हायर किए हुए थे और आप खामोशी से पीछे बैठ के वारदात डालते थे ताकि मेरा नाम भी ना आए और मैं कहूँ कि हमारी आदत और हमारी तरबियत ये नहीं है, हम गाली नहीं देते। आपकी गालियाँ तो कौम को याद हैं, आपका घसीटना, आपका पेट फाड़ना, आपके भाई साहब की वो बड़कें और आपका उनको गद्दार कहना, अंग्रेज़ का एजेंट कहना, दुश्मनों का एजेंट कहना, भारत का एजेंट कहना, ये सब कौम को याद है। आप फरमाते हैं कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला कौम से। अब इसके लिए तो एक बहुत लंबी और तवील फहरिस्त दरकार है कि आपने कहाँ कहाँ कौम को धोखा दिया, कहाँ कहाँ कौम से झूठ बोला। आपने असम्बली में खड़े होकर कहा कि ये हैं जनाब अली वो सबूत जो आप मांग रहे हैं, लेकिन जब अदालत ने मांगा तो आपके पास एक कागज़ नहीं था जो आज तक आप नहीं दे सके। आप अदालतों को मैनेज करके आप मामला तय करके आने की कोशिश करते हैं और आ जाते हैं और फिर अपनी हरकतों की वजह से 2 साल बाद आप निकाल दिए जाते हैं। तो अब कौम से पूछते हैं जिनसे आप मामला तय करके आ रहे हैं, उनसे पूछें मुझे पहले क्यों निकाला था। और जिन्होंने आपको निकाला था उनसे तो आप कहते हैं बस मुझे लाओ, जिस तरह मर्जी हो मुझे लाओ इससे ज़रूर। अब मैं वापस आना चाहता हूँ हर सूरत, इसलिए कि इक़्तिदार के बग़ैर आपकी ज़िंदगी नहीं है। आपको नशा है इक़्तिदार का, और इक़्तिदार भी आपको अपनी पार्टी के लिए नहीं, अपनी ख़ानदान के लिए चाहिए। आप तो पाकिस्तान में बादशाहत चाहते थे कि मैं, मेरे बाद मेरी बीवी, मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरे भाई, मेरे भतीजे, बल्कि भाई भतीजे के भी आप अब ख़िलाफ़ हैं। अब आप अपने और बेटी के सिवा किसी को देखते नहीं हैं। बड़े बड़े आपके बहुत वफ़ादार साथी, आपके बहुत करीबी साथी, बड़े बाएतमाद साथी चौधरी निसार, शाहिद खाकान अब्बासी जैसे लोग भी आपसे इन्हीं हरकतों की वजह से अलग हो रहे हैं, हो गए, कुछ हो रहे हैं कि वो देख रहे हैं कि सीनियर रहनुमा कोई और है और आप उन सीनियर रहनुमाओं को नज़रअंदाज करके सिर्फ अपनी फैमिली को मुसल्लत करना चाहते हैं। तो ये जमहूरी जमातों का तरीक़ाकार नहीं है मियाँ साहब। अब आप कौम से पूछते हैं, कौम तो जानती है आपको क्यों निकाला गया। और मैंने जब आप मामला तय करके आ रहे थे तो उन्हीं दिनों कहा था कि मियाँ साहब एक काम करें, जितना माल आपने बाहर अपना ले गए हैं मुल्क से लूट के, मुल्क को अरबों डॉलर, आपने अरबों डॉलर का मकरूज़ कर दिया। जनरल ज़ियाउल हक मरहूम के ज़माने में जब आप वज़ीर आला और मंजूर नज़र थे, बहुत पैसा आया, इसलिए कि उस वक़्त हम सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ अमेरिका की जंग लड़ रहे थे अफ़गानिस्तान में। बहुत पैसा आया, वो पैसा किधर गया कौम को पता नहीं। उसके बाद फिर मुशर्रफ दौर में बहुत पैसा आया और उसके बाद आप इक़्तिदार में आए, पहले पीपल पार्टी आई, फिर आप आए। वो पैसा किधर गया है वो आप बताना नहीं चाहते, आप बस उसे हज़म करना चाहते हैं। और हज़म करने के लिए आपके साथ यहाँ बहुत सारे किरदार जो हैं वो अदलिया से और इस्टेब्लिशमेंट से आपके साथ शामिल हो जाते हैं और आप वो पैसा खा पी के और मज़ीद लूट मार करके फिर मुल्क से गायब हो जाते हैं। और जब कोई हालात थोड़े बहुत आपकी फेवर में जाते हैं, फेवर में जाने से मुराद के मर्ज़ी के अफसर आ जाते हैं, तो आप फिर पाकिस्तान वापस इक़्तिदार के लिए तशरीफ़ लाते हैं। वगरना अच्छा, आप ये भी, आपके वकील ने कहा जी मियाँ साहब ने कभी अदालती ज़मानत की ख़िलाफ़ वर्जी भी नहीं की, जो अदालत से उनको रिलीफ़ मिला मियाँ साहब ने उस पर हमेशा मियाँ साहब उस पर पूरा उतरे और उन्होंने अपने वादे पूरे किए। तो अभी तो ताज़ा है कि आप 50 रुपये के स्टाम्प पे 4 हफ़्ते 8 हफ़्ते की इजाज़त लेके गए, 4 साल लगाए। और आपकी बेटी कहती थी मुझे मियाँ साहब की ज़मानत दो कि उनको लाया जाएगा, उनको जेल नहीं जाना पड़ेगा। तो मैं रात को उनको ले आती हूँ। कोई कहता था कि उनको अभी डॉक्टर की इजाज़त नहीं।
तो ये तमाशा सारा कौम ने देखा है आपका। तो आप हज़ार दावे करें कि मैंने कभी कौम से झूठ नहीं बोला, आपने कौम से बहुत सारे झूठ बोले। अब आपको सफाइयाँ देते देते अब आप मुस्तकबिल की बात करने की बजाय सफाइयाँ दे रहे, और मुस्तकबिल की बात भी आपको सिर्फ भारत याद है। भारत 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 से ताल्लुकात बेहतर करने हैं, और वो बात आप सच कर रहे हैं जो डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी ने कहा था कि मियाँ साहब बग़ैर वीज़ों के भी भारतीयों को बुलाते थे। उनकी शुगर मिलों में इतने हज़ार मुलाजिम थे भारतीय एजेंट, और मियाँ साहब जंडाल जैसों के साथ मुलाकातें मरी में खुफिया मुलाकातें करते थे, और मोदी उनकी शादियों में शरीक होता था। मोदी पाकिस्तान का हमदर्द है, तो आप कौम को इत्मीनान में लें। अब मोदी जैसे दुश्मन से दोस्ती करके आप अब कौम को फिर ये मुजदा सुना रहे हैं कि मैं भारत से ताल्लुकात बेहतर करूँगा। तो भारत से ताल्लुकात हमारे उस वक्त तक काबिल कबूल नहीं है जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता। कश्मीरियों को उनका हक़ नहीं दिया जाता। जब तक कश्मीरियों को उनका हक़ दिया जाए तो सारी कौम चाहती है कि तमाम हमसाया ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, लेकिन वो कश्मीर के सौदे की शर्त पर नहीं कि कश्मीर बेच दें, कश्मीर में भारत को जुल्म की खुली छुट्टी दे दें और उनसे ताल्लुकात भी बेहतर करें अपनी तजारत के लिए, अपनी चीनी फ़रोख्त करने के लिए, अपने मामलात तय करने के लिए। तो मियाँ साहब ऐसा नहीं चलेगा। कौम बहुत बाशऊर हो चुकी है, और जिस तरह कौम निकली हुई है खैबर पख्तूनख्वा में और पूरे मुल्क में जिस तरह अब परेशानियां हैं आपको, कभी आप MQM के दर पे जाते हैं, कभी बीमार चौधरी शुजात के दरवाज़े पे जाते हैं, उससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि आप कहाँ खड़े हैं। कौम के साथ जो धोखा करेगा उसके साथ यही सलूक होगा, और जो कौम के साथ वफा करेगा, कौम के साथ खड़ा रहेगा, जुल्म सहेगा और सितम सहेगा, लेकिन अपने वादे पे पूरा उतरेगा, कौम उसके साथ खड़ी होगी। कौम झूठ के साथ खड़ी नहीं होगी, कौम सच के साथ खड़ी होगी।